हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आई होप आपके अब तक के सारे एग्जाम्स अच्छे से जा रहे हैं। आज हम कंप्लीट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 15 का वन शॉट लेक्चर, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। इस चैप्टर का अगर बोर्ड वाइज हम वेटेज देखें तो इसका ज्यादा वेटेज नहीं है, हार्डली 3 मार्क्स का चैप्टर है, 3 to 4 मार्क्स ऑन एन एवरेज। और अगर इसका सीईटी का वेटेज देखें तो भी इसका वेटेज ऑलमोस्ट 3 to 4 मार्क्स है। तो ये पूरा ईवीएस बेस्ड चैप्टर है। आप इसको एक बार रीड करके जाओगे या ये वन शॉट वीडियो भी देख लोगे तो भी आप इसमें आराम से चीजें लिख सकते हो। सिर्फ इसका जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होगा मैं वो रेकमेंड करूंगी कि टेक्स्ट बुक के पीछे का एक्सरसाइज पढ़ के जाओ, ताकि 1-2 मार्क के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ। उसके पहले मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमारा जो वरदान 1.0 बैच है, इसमें हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी चालू होके चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है। और इसमें आपका डिटेल लेक्चर्स के साथ साथ एक एक चैप्टर के 100+ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जाएंगे लेक्चर में। उसके अलावा आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, उसके अलावा आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, और उसके अलावा चैप्टर वाइज डीपीपी विद सोल्यूशन। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको वरदान 1.0 के क्रैश कोर्स लेक्चर में दी जा रही है। आपको बस प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करना है, लॉग इन करना है और कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स चेक करनी है। और समझो अगर आपको फुल लेंथ कोर्स नहीं चाहिए तो आप सिर्फ 200 रुपए का 199 रुपीज का मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हो। इसमें आपको मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है। मॉक टेस्ट में अभी तक 600+ एमसीक्यूज हमने प्रोवाइड किए हैं, और चैप्टर वाइज टेस्ट में 15 चैप्टर्स के आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस बायोमोलिक्यूल मतलब अपना 11th स्टैंडर्ड के भी 4 चैप्टर्स के चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। और कुछ नहीं करना है तो फ्री मटेरियल भी आप यूज कर सकते हो बिना 1 रुपया दिए, सिर्फ ऐप को इंस्टॉल करना है। ठीक है, सो इट्स योर चॉइस। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। अभी इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी मीनिंग क्या होता है? हर एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग वेराइटी, प्लांट्स की वैरायटी, एनिमल्स की वैरायटी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी, अलगे, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, हर एक टाइप के एनिमल की मल्टीपल वैरायटी होती है, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। और इसमें अर्थ में जितने भी लिविंग स्पीशीज है सारे के सारे स्पीशीज इसमें आ जाते हैं। ठीक है, जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो उसका डेफिनेशन क्या बोला गया है? इट इज अ पार्ट ऑफ नेचर जिसमें आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक स्ट्रक्चर में, जिसके वजह से उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप बदल जाता है। और हर एक ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट भी अलग अलग होता है, इसीलिए तो बोला कि वैरायटी। कुछ ऑर्गेनिज्म झाड़ पे रहते हैं, आर्बोरियल, कुछ एनिमल्स अंडरग्राउंड रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स लैंड पे रहते हैं। तो उनका हैबिटेट, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी कितनी होगी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से सीईटी के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो वीडियो है, ये वीडियो बोर्ड्स और सीईटी दोनों के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें एमसीक्यूज भी सॉल्व कराऊंगी। तो बायोडाइवर्सिटी जो आज हमको देखने को मिलती है, ये एक दिन में नहीं बनी है। ये जो इतने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिलते हैं, ये एक दिन में पैदा नहीं हुए हैं। 3.5 बिलियन ईयर्स लगे हैं ये जो अर्थ अपना बना है बनने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी फॉर्म होने के लिए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, अलग अलग लेवल्स, अलग अलग पैटर्न्स, कितने दूर तक बायोडाइवर्सिटी फैली हुई है, बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे होता है, उसको बचाया कैसे जाए, और अलग अलग एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या है। ठीक है, तो अगर हम लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के साथ पढ़े तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी ये टर्म किसने दिया था। इट वाज कॉइन्ड बाय वोल्टर रोजेन। बायोडाइवर्सिटी ये टर्म हमको वोल्टर रोजेन ने दिया था, लेकिन इस टर्म को फेमस किया एडवर्ड विल्सन ने। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। हम 3 टाइप के लेवल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में पहला हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, फिर हम पढ़ेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी, और फिर हम पढ़ेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी से पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी में आते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी ये सेम स्पीशीज के बीच में होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, ये वर्ड याद रखना है। यहाँ पे स्पीशीज सेम रहेंगे, सिर्फ उनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो अलग हो जाता है। जो ओल्ड टेक्स्ट बुक है, ओल्ड टेक्स्ट बुक में ये पैराग्राफ नहीं दिया गया है, तो ये वाला पैराग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओल्ड टेक्स्ट बुक में आपको सिर्फ इस प्लांट के बारे में बताया है, रॉवुल्फिया वोमेटोरिया, बट न्यू टेक्स्ट बुक में रॉवुल्फिया सर्पेंशिया प्लांट्स के बारे में बताया है। दोनों का सेम फंक्शन है। ठीक है, क्या फंक्शन है? देखो, हिमालयन रीजन में एक स्पेशल टाइप का प्लांट देखने को मिलता है, अफ्रीका में वो प्लांट है उसको बोलते हैं रॉवुल्फिया वोमेटोरिया, और इसी का जो दूसरा वेरिएंट है जो इंडिया में पाया जाता है उसको बोलते हैं रॉवुल्फिया सर्पेंशिया। ये प्लांट ज्यादा करके हमको हायर एल्टीट्यूड वाले रीजन में दिखता है, जैसे कि हिमालयन रेंजेस में।
और वहां पे एनवायरमेंटल कंडीशंस कुछ इस तरीके से हैं, सॉइल एडाफिक कंडीशंस कुछ इस तरीके से हैं कि इस प्लांट में एक स्पेशल केमिकल कंपाउंड बनता है, उस स्पेशल केमिकल कंपाउंड को हम बोलते हैं रेसरपीन। और ये जो रेसरपीन है ये हिमालयन रेंजेस के प्लांट्स यानी रोवुल्फिया सर्पेंशिया की स्पीशीज में मिलता है। ये ह्यूमंस का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एक्टिव केमिकल। इसको आप कहीं और उगाओगे तो आपको रेसरपीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा प्लांट एग्जिस्ट करता है, ये यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि देखो एक प्लांट अफ्रीका में है, सेम स्पीशीज का प्लांट अफ्रीका में है, सेम और थोड़ा सा वेरिएंट स्पीशीज का प्लांट इंडिया में है, बट दोनों सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो स्पीशीज अलग अलग है बट दोनों का मतलब स्पीशीज सेम है बट जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जिसके वजह से ये अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग लोकेशंस में भी हमको सेम एक्टिव केमिकल दे रहे हैं जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है अपना इंटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। इसमें तो स्पीशीज ही अलग अलग हो जाते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, अलग अलग टाइप के एनिमल्स कैसे एक साथ रहते हैं, उनका नंबर कितना है, उनका टाइप्स कितना है, एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसे उनको सपोर्ट करता है सर्वाइव करने में। और ये वाला जो लास्ट लाइन है, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट 15 नेशंस दैट इज रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा नेचुरल इकोसिस्टम कहाँ पे रिच है तो इंडिया टॉप 15 नेशंस में आता है जहां पे सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी और स्पीशीज रिचनेस देखने को मिलती है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की हम बात करें तो इसमें आपको लैंड वाला इकोसिस्टम यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, आर्बोरियल इकोसिस्टम, एरियल इकोसिस्टम, ये सारा इकोसिस्टम आता है। ये स्पीशीज के बीच में इंटरकनेक्टेड है। एक ही अर्थ पे आपको मल्टीपल इकोसिस्टम्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम इधर एग्जांपल लें, इंडिया में अपने को बहुत सारे वैरायटी का इकोसिस्टम भी देखने को मिलता है। डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, सूखा हुआ जंगल, छोटे छोटे एस्चुरीज, वेटलैंड्स। एस्चुरी मतलब क्या होता है, जहां पे आपका नदी और आपका समंदर एक साथ मिलते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी अलग अलग रीजन्स में देखने मिलता है। वेस्टर्न घाट्स शो रिच इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। वेस्टर्न घाट, सुंदरबन का जंगल वगैरह, उधर पे आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे। लेकिन वही अगर आप लद्दाख साइड चले जाओ, रन ऑफ कच्छ साइड चले जाओ, तो वहां पे सब एकदम ठंडा ठंडा बंजर है। उधर इतने झाड़ और इतनी हरियाली देखने को नहीं मिलेगी जितनी वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगी। सो द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड ऑल 3 लेवल्स इज बीइंग मॉडिफाइड बाय मॉडर्न मैन। तो अब हम इसको और ज्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम 3 पैटर्न्स देखते हैं, लैटिट्यूडनल, एल्टीट्यूडनल एंड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अगर पहला पैटर्न देखें लैटिट्यूडनल, तो इसमें क्या होता है, अर्थ के इक्वेटर वाला जो जोन है यहां से लेके यहां तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अगर आप देखो तो ये सबसे ज्यादा हरियाली वाला रीजन होता है। इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल रीजन यानी हॉरिजॉन्टल रीजन, क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंट की स्टेबिलिटी होती है, यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, यहाँ पे सूटेबल क्लाइमेट होता है, सूटेबल फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते हैं, सनलाइट अच्छी होती है, टेम्परेचर काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है, पानी का काफी ज्यादा अच्छा अवेलेबिलिटी होता है। तो लैटिट्यूडनल रीजन में आपको हरा भरा वेजिटेशन देखने को मिलता है, बहुत सारे टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन वही अगर हम थोड़ा हाइट में जाना चालू करेंगे, थोड़ा पोलार रीजन की तरफ अगर हम बढ़ना चालू करेंगे, तो धीरे धीरे करके वहां पे वेजिटेशन कम होते जाता है, क्योंकि वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन एकदम ड्रास्टिक होता है। गर्मी होगी तो इतनी होगी कि पूरा ग्लेशियर पिघल जाएगा, ठंडी होगी तो इतनी होगी कि आप सुसु करोगे तो वो भी जम जाएगा। बताते हैं ना, इंस्टा रील्स पे आता है। तो इतना इतना ड्रास्टिक क्लाइमेटिक वेरिएशन होता है एल्टीट्यूडनल रीजन में, ठीक है। और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में क्या बताया गया है कि जितना बड़ा एरिया होगा आपको उतना ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलेंगे, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं है। इस चीज में भी एक लिमिटेशन होती है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही आपका पॉपुलेशन बढ़ सकता है, उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ना स्टॉप हो जाता है। जर्मनी के एक नेचुरलिस्ट थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने क्या बताया कि रिचनेस डज इंक्रीज विद इंक्रीज इन एरिया बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। मतलब अगर आप बड़ा एरिया रखोगे तो आपको पॉपुलेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये सब चीज एक लिमिट तक फॉलो होगी, उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके कम हो जाती है। तो ये जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फॉर observe the graph for species area relationship for many species this is a rectangular hyperbola। ये एक टाइप का हाइपरबोलिक कर्व है जिसमें आपका जो स्पीशीज है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब बेसिकली ये इक्वेशन ऐसा होना चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो यहाँ पे अपना कांस्टेंट आ जाता है c, और ये जो z है, आप जब स्लोप निकालते हो कि आपका ऑर्गेनिजम्स का कितना पॉपुलेशन है और कितना एरिया है, तो वो स्लोप की वैल्यू हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपना लॉगरिथमिक इक्वेशन है और ये अपना नॉर्मल इक्वेशन है जो हमको बताता है कि स्पीशीज
और एरिया दोनों आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप हमको पता चलता है। सीईटी एग्जाम में आपको ये भी पूछा जाता है कि z की वैल्यू क्या होती है। देखो जितना बड़ा एरिया होगा उतना बड़ा आपको स्पीशीज रिचनेस देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे अर्थ को कंसीडर करोगे। अर्थ को कंसीडर करोगे तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा ही पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। तो फॉर स्मॉलर एरियाज द वैल्यू ऑफ z मतलब स्लोप, स्लोप की वैल्यू 1 होनी चाहिए मैक्सिमम। तो अगर हम छोटे छोटे एरियाज की बात करें तो अपने को स्लोप की वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में देखने को मिलती है, चाहे वहां पे ज्यादा स्पीशीज हो या ना हो, स्लोप की वैल्यू इतनी ही रहती है, ऑलमोस्ट इस रेंज में, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? सर्वाइवल बढ़ाने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा वैरायटी आपके पास होगी। एक सिंपल एग्जांपल पूछती हूँ, आप बैग लेने जाते हो, शूज लेने जाते हो, कपड़ा लेने जाते हो, तो आप दुकान में जाते से पहली चीज पूछते हो, अंकल मुझे इस कपड़े में दूसरा कलर दिखाओ, मुझे इस पैटर्न में दूसरा साइज दिखाओ, या ऐसा कुछ ना कुछ आप वैरायटी मांगते हो। तो वैरायटी क्यों इंपॉर्टेंट है? दुकान वाला अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट क्यों रखता है? ताकि उसका सेल ज्यादा हो, उसका प्रॉफिट ज्यादा हो। नेचर में वैरायटी क्यों होनी चाहिए? ताकि ऑर्गेनिजम्स हाइब्रिडाइजेशन करके न्यू वैरायटी बना सके, ताकि अगर कोई बीमारी फैले तो अगर एक वैरायटी खत्म हो जाए तो भी सर्वाइव करने के लिए दूसरा वैरायटी का ऑप्शन तो होना चाहिए अपने पास। So that is why there is importance of species diversity in ecosystem. इसको प्रूव करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग हाइपोथेसिस दी थी। पहली हाइपोथेसिस थी प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस, और दूसरी हाइपोथेसिस थी पॉल एलरिक की रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस में क्या बोला गया है कि कितने भी प्लांट बढ़ जाए, कितने भी प्लांट घट जाए, अगर आपका प्रोडक्शन ऑफ बायोमास सेम है, मतलब आपके पास 4 प्लांट्स थे और वो 4 प्लांट्स मिलके आपको 100 मैंगो देते थे, अब आपके पास सिर्फ 3 प्लांट्स बचे हैं, पर ये 3 प्लांट्स अभी भी 100 मैंगो दे रहे हैं, क्योंकि आपने सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव कर दी है, आपने जेनेटिकली प्लांट्स को मॉडिफाई कर दिया है। तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करता है, बट क्वांटिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस है कि जब तक आपको आपका बायोमास स्टेबल कॉन्सेंट्रेशन में मिल रहा है तब तक इकोसिस्टम स्टेबल है। जैसे ही बायोमास का प्रोडक्शन ऊपर नीचे हो जाएगा तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी हिल जाएगी। और सेकंड हाइपोथेसिस था रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, जो पॉल एलरिक ने दी थी। रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला था, इमेजिन करो आप किसी एरोप्लेन में बैठे हो, एरोप्लेन आपका पूरा इकोसिस्टम है, और उस एरोप्लेन में अलग अलग रिवेट्स यूज किए। रिवेट मतलब क्या होता है? नट्स और स्क्रू। तो समझो पायलट की चेयर पे आपने स्क्रू और नट लगा के रखा है, पैसेंजर्स की चेयर पे आपने स्क्रू और नट लगा के रखा है, एरोप्लेन के दरवाजे पे, विंग्स पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग वो कनेक्टेड है, स्क्रूज और नट्स कनेक्टेड है। अब अगर तुमको पता चले कि इस एरोप्लेन पे जिस पे आप ट्रैवल कर रहे हो इसका एक नट खुल गया है, पहले तो आप सोचोगे ठीक है किसी पैसेंजर की सीट का नट खुल गया होगा या बाथरूम के टॉयलेट सीट का नट खुल गया होगा, तो इतना टेंशन नहीं है कि एक सीट का नट खुला है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा हिलेगा, सीट चलेगा, तो आप इतना पैनिक नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको पता चले कि पायलट की सीट का नट खुल गया है, तो उसका अगर इम्बैलेंस हुआ तो फिर आपका प्लेन क्रैश हो सकता है। अगर आपको पता चले कि आपके एरोप्लेन या जो भी है उसके आगे वो जो पंखा रहता है, हवा वो अपना डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए, वो व्हाटएवर, तो वो जो वो है फैन है, अगर उसका नट खुल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लेड्स इधर उधर चले जाएंगे और आपका एरोप्लेन सीधा ऊपर। अगर आपके विंग्स का नट खुल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर एरोप्लेन के डोर का नट खुल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डिपेंड करता है, आपका जो एरोप्लेन है ये इकोसिस्टम है, और आपके जो ये अलग अलग पार्ट्स मैंने बोले, जैसे पायलट, एरोप्लेन का डोर, विंग्स, फैन, ये सारे आपके इकोसिस्टम के अलग अलग स्पीशीज है। कुछ स्पीशीज नॉर्मल होती हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई तो भी पता नहीं चलता है, जैसे कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस, बट कुछ स्पीशीज की स्पीशीज होती है, अगर ये की स्पीशीज खत्म हो जाएंगी तो इकोसिस्टम मिसबैलेंस हो जाएगा। जैसे अगर अर्थ पे से ईगल खत्म हो गए, अगर आपके सैप्रोट्रॉप्स खत्म हो गए, तो फिर डेड बॉडीज को कौन खाएगा? चूहे और स्नेक का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पॉल एलरिक ने एक्सप्लेन की थी। तो पॉल एलरिक ने ये मैच द कॉलम करके बताना है। पॉल एलरिक ने एरोप्लेन को किससे कंपेयर किया था? इकोसिस्टम को। रिवेट्स को किससे कंपेयर किया था उन्होंने? स्पीशीज से। पॉपिंग अ रिवेट, अगर एक रिवेट खुल गया तो उसके वजह से क्या होगा? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम विल बी डिस्टर्ब्ड। रिवेट्स ऑन द विंग्स, ये आपका की स्पीशीज है, फ्लाइट की सेफ्टी क्या होगी? अ स्पीशीज, ये है अ स्पीशीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। तो एक बार चेक कर लेना सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये मैच द कॉलम आपको करना है कि आपका जो इकोसिस्टम है वो एरोप्लेन है, इकोसिस्टम में अलग अलग जो रिवेट्स है वो आपकी अलग अलग स्पीशीज है। अगर एक भी स्पीशीज गायब हो गई तो इसकी वजह से इकोसिस्टम का फंक्शनिंग चेंज हो जाता है। आपके जो विंग्स है, विंग्स के रिवेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विंग्स ही अगर गायब हो गई तो खत्म।
अगर विंग्स गायब हो गई तो फ्लाइट की सेफ्टी खतरे में पड़ जाएगी, जिसकी वजह से आप सब खत्म हो जाओगे और एक्सटिंक्ट हो जाओगे, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। बायोडाइवर्सिटी का करंट सिनारियो अगर हम देखें तो IUCN के अकॉर्डिंग, इसी चैप्टर के आगे दिया है IUCN का फॉर्मूला, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसा कुछ फुल फॉर्म है इसका। तो IUCN ने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया है, दो ओवर 1.5 मिलियन स्पीशीज हैव बीन डॉक्यूमेंटेड। अभी भी ऐसे बहुत सारे स्पीशीज है जिसके बारे में अपने को कुछ पता ही नहीं है, उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं है। ये जो नेचुरलिस्ट होते हैं ना, इनके बीच में बहुत तू में चलती है। मैं बोलता हूँ 20 मिलियन स्पीशीज है, मैं बोलता हूँ 10 मिलियन स्पीशीज है, मैं बोलता हूँ 5 मिलियन स्पीशीज है, ऐसे कोई भी अपने मन से कोई भी नंबर फेंकता है। तो इनिशियली कुछ नेचुरलिस्ट ने बोला था कि 20 to 50 मिलियन वेराइटीज एग्जिस्ट करती है, बट बाद में रॉबर्ट मे नाम के नेचुरलिस्ट ने बोला कि 7 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करती है। 20 मिलियन बहुत ज्यादा हो जाता है, 7 मिलियन तो भी एक अप्रोक्सीमेट रफ नंबर आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ ठीक है 7 मिलियन स्पीशीज हो सकती है, और उसमें से भी बहुत सारी स्पीशीज अभी तक हमको पता नहीं है। अगर हम करंट सिनारियो देखें, ये आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको ये डायग्राम देते हैं और आपको बोलते हैं लेबल करके बताओ कि इसमें से डाइकॉट प्लांट्स कहाँ पे आएगा। इसको ए दे देंगे और आपको बोलेंगे लेबल दिस, या यहाँ पे आपको ये पाई चार्ट दे देंगे और बोलेंगे कि लेबल दिस, या ये वाला डायग्राम दे देंगे और बोलेंगे लेबल दिस। तो आपको एक बार या ऐसे आंख मार के जाना डायग्राम को कि क्या है, किधर है, क्या है। तो अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा एक्सप्लोर्ड स्पीशीज प्लांट्स है, फिर एनिमल्स है, फिर सेकंड प्लांट्स है, फिर फंगस, फिर प्रोटिस्ट और फिर यू बैक्टीरिया। एनिमल्स में देखोगे तो सबसे ज्यादा एक्सप्लोर्ड स्पीशीज इंसेक्ट का है, और अगर प्लांट्स में देखोगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डाइकॉट प्लांट्स का है। तो आपको ये ग्राफ में बस इतना ही दिया गया है कि कितना क्या पॉपुलेशन अपने को ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये देखो, ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में ऑलमोस्ट 8.1% टोटल बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है जो वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट की गई है। पूरे वर्ल्ड में 100% डाइवर्सिटी है, उसमें से 8% डाइवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन इंडिया से आता है। पूरे वर्ल्ड में 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से इंडिया एक है जहां पे 2.4% का एरिया हमने सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के लिए डोनेट किया है, मतलब सिर्फ जंगल और घास फूस उगा के रखी है। हमने 45,000 से भी ज्यादा प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया है जो कि एनिमल वेराइटीज से डबल है, ठीक है। इफ वी कंसिडर रॉबर्ट मेज नंबर ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी, रॉबर्ट मे ने क्या बोला है कि 7 मिलियन स्पीशीज हमने डिस्कवर किया है। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग 7 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड है, तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे उसमें से 22% कंट्रीब्यूट हमने किया है। हाँ, अब ये थोड़ा थोड़ा करके डिक्लाइन होते जा रहा है क्योंकि हम नेचर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, एक छिपकली के बारे में दिया गया है। कुछ नेचुरलिस्ट महाराष्ट्र के अंबोली घाट में रिसर्च कर रहे थे, वहां पे ना उनको एक अलग टाइप की छिपकली, एक अलग टाइप की लिजर्ड देखने को मिली। उसका DNA प्रोफाइलिंग वगैरह करके उन्होंने बोला कि ये जो लिजर्ड है इट बिलोंग्स टू हेमिडेक्टाइलिस ब्रूकी फैमिली। लेकिन बाद में डॉक्टर वराड गिरी नाम के जो हर्पेटोलॉजिस्ट थे जो रेप्टाइल्स की स्टडी करते हैं, उन्होंने बोला कि हेमिडेक्टाइलिस ब्रूकी महाराष्ट्र में है ही नहीं, तो तुम कैसे बोल सकते हो ये हेमिडेक्टाइलिस ब्रूकी है। उन्होंने उसका फिर से DNA प्रोफाइलिंग कराया, फिर से उसका जेनेटिक स्टडी करवाया और पता चला कि पहले हमने गलत समझ लिया था कि ये हेमिडेक्टाइलिस ब्रूकी है, मतलब ये एक छिपकली का स्पीशीज है। तो अंबोली घाट में जो छिपकली मिली थी वो ब्रूकी स्पीशीज की नहीं थी, वो एक न्यू स्पीशीज डिस्कवर हुई जिसके बारे में बुक्स में था ही नहीं। तो ये चीज डॉक्टर वराड गिरी ने बताई, इसीलिए उस छिपकली के स्पीशीज का नाम क्या रख दिया, हेमिडेक्टाइलिस वराड गिरी। मतलब कल को आप अगर कुछ डिस्कवर करते हो तो किसी न्यू स्पीशीज के नाम के आगे आपका नाम भी लग सकता है। फिर आने वाले बच्चे बोलेंगे थैंक गॉड कुछ तो एक इंडियन नाम पढ़ने को मिला। हमेशा बाहर के लोगों का नाम पढ़ते अंडा गुंडा ठंडा पानी हो जाता है, स्पेलिंग याद नहीं होती है। फ्रेडरिक मिशेल और फ्रेडरिक ग्रिफिथ, एक का स्पेलिंग फ्राइड रिच है, एक का फ्रेडरिक है। तो आप लोग कुछ अच्छा डिस्कवर करो, साइंस के फील्ड में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन करो, तो आपके नाम का डिस्कवरी आएगा, आपके नाम का ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया जाएगा, तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके चलो, तो जैसे कि मैंने बोला था ये लेक्चर सीईटी और बोर्ड दोनों के स्टूडेंट्स के लिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर दे दो। ये आपका नीट का क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने क्या बताया था कि आपका जो स्पीशीज है वो स्पीशीज एरिया के साथ साथ बढ़ता है बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने हमको स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया था। अब हम पढ़ते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक में अब देखते हैं हमें क्या बताया गया है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, इसके कॉजेस क्या क्या है।
सबसे पहले तो मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इकोसिस्टम में से जब हमारा कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज एलिमिनेट हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, तो उस पर्टिकुलर फिनोमिनन को हम बोलते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और इसके अलावा दूसरी चीज, आपका ये रीजन क्या है, इकोसिस्टम में से स्पीशीज गायब कैसे होते हैं, अपना इकोसिस्टम अनस्टेबल कैसे होता है, बायोडाइवर्सिटी कम कैसे होते जाता है, तो उसके बहुत सारे रीजन हमको दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि 3 टाइप के ये देखे जाते हैं, 3 टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन देखे जाते हैं, नेचुरल एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन एंड मैनमेड एक्सटिंक्शन। नेचुरल एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है, जो नेचर के डिस्ट्रक्शन के वजह से होता है। मास एक्सटिंक्शन एंड मैनमेड एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन में क्या होता है, बहुत ही लार्ज स्केल में जब स्पीशीज एलिमिनेट हो जाती है उसको मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं। और मैनमेड एक्सटिंक्शन को हम एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन भी बोलते हैं, मतलब ये अपने वजह से होता है, अपने कारनामों की वजह से होता है, जैसे जंगल काट देना, एनिमल्स का घर तोड़ देना, डिफॉरेस्टेशन, फिर एग्रीकल्चर लैंड को हम बैरन कर देते हैं, और फिर हम पानी में इतना सारा पोल्यूशन करते हैं जिसकी वजह से फ्लड्स और सुनामीज आती हैं, केमिकल वाटर इतना ज्यादा हम पानी में डिपॉजिट करते हैं, तो ये सारे हो जाते हैं अपने मैन मेड रीजंस फॉर एक्सटिंक्शन। ठीक है, डैमेज टू बायोडाइवर्सिटी टेक्स प्लेस ड्यू टू बोथ नेचुरल एंड मैन मेड रीजन। अभी तक अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, ये सारे नेचुरल रीजंस हैं। और मैनमेड रीजंस क्या हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, एनिमल से उनका घर छीन लेना, उनका घर तोड़ देना, जानवरों की हंटिंग करना, उसका स्मगलिंग करना, सेटलमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड रिक्लेमेशन, यानी कि नेचुरल बाउंड्री को तोड़ के अपना उधर पे एक्सपांशन करते जाना करते जाना करते जाना और अपना बाउंड्री बना लेना, दिस इज कॉल्ड रेक्लेमेशन। या फिर उनकी बाउंड्रीज को हम छीन रहे हैं, एनिमल्स और प्लांट्स की लैंड को हम छीन रहे हैं। ठीक है, देखा जाए तो अब तक मेजर मास एक्सटिंक्शन यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं, आपको टोटल उसका नंबर याद रखना है। पुरानी बुक में शायद 5 मास एक्सटिंक्शन दिया गया है, पर न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपको चलना है। न्यू टेक्स्ट बुक जिनके पास नहीं है, ई बाल भारती वेबसाइट पे जाओ, क्लास 12 का बायोलॉजी का न्यू पीडीएफ डाउनलोड करो, क्योंकि 2-3 इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा दी गई है न्यू टेक्स्ट बुक में, जो सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम बात करें मास एक्सटिंक्शंस की, तो अब तक टोटल 6 मास एक्सटिंक्शंस देखे गए हैं, वेरियस स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ, जैसे कि आइस एज से लेकर अभी तक। ठीक है, और अभी का जो करंटली मास एक्सटिंक्शन चल रहा है ये अपना 7th एक्सटिंक्शन स्टेज हो सकता है, और ये इतनी तेजी से तबाही मचा रहा है कि आने वाले 100 से 150 सालों में ही अपना पूरा का पूरा अर्थ खत्म हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है, ऐसा एक अजम्पशन लगाया गया है। ठीक है, इकोलॉजिस्ट का ये बोलना है कि ह्यूमंस की वजह से ये सब हो रहा है, ह्यूमंस नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल हैबिटेट्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसके वजह से नेचर डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी को लॉस होने का रीजन क्या क्या है, व्हाट आर द कॉजेस फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉसेस? देयर आर 4 मेजर कॉजेस, जिसको हम बोलते हैं द इविल क्वार्टाट। क्वार्टाट मतलब क्या होता है, 4। और इविल क्यों बोला गया इसको, क्योंकि कोई भी चीज जो खराब होती है, जिसकी वजह से किसी चीज का नुकसान होता है, उसको हम इविल बोलते हैं, है ना, बुरी नजर, तो इविल आए ऐसा बोलते हैं ना, वैसे ही इविल क्वार्टाट। 4 ऐसे रीजन जिसकी वजह से हमारा नेचर जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। पहला रीजन क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा रीजन है एलियन स्पीशीज इन्वेजन, तीसरा रीजन है को एक्सटिंक्शन, और चौथा रीजन है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, एनिमल से हम उनका घर छीन लेते हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स बेचारे बेसहारा हो जाते हैं, और उनको लैंड ना मिलने की वजह से या उनका जो पर्टिकुलर एरिया है वो ना मिलने की वजह से एनिमल्स छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। अब आप खुद इमेजिन करो ना, आपको आपकी फैमिली से अगर फ्रेगमेंट कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, दूर कर दिया जाए, तो आप होम सिक होके इमोशनल फील करोगे, और धीरे धीरे करके आपकी हालत खराब हो जाएगी, तबियत खराब हो जाएगी। सेम वैसे एनिमल्स के साथ होता है यार, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो एनिमल्स का घर छीन लेना, उनकी फैमिलीज को डिवाइड कर देना, जिसके वजह से वो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं और फिर वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, हैबिटेट लॉस के वजह से एक स्पेसिफिक स्पीशीज है जो महाराष्ट्र में अब देखने को ही नहीं मिलती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एलियास मालडोक इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड। ये बर्ड महाराष्ट्र में पाया जाता था, जहां पे हरियाली होती है ना, ये वहां का चिन्ह माना जाता है, वहां का सिंबल माना जाता है, फ्लैगशिप स्पीशीज ऑफ ग्रासलैंड। महाराष्ट्र में से मालडोक स्पीशीज 2018 में ही खत्म हो गया था, और अब ये स्पीशीज सिर्फ राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलती है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल एक्सटिंक्शन ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग। महाराष्ट्र में इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है कि हम धड़ाधड़ झाड़ वगैरह काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बर्ड से उनका घर छीनते जा रहा है।
सेकेंड रीजन है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है, किसी भी एक रिसोर्स को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा यूज करना। जैसे आप मोबाइल को करते हो ना, 1% बैटरी रहेगी तब तक चलाते रहते हो, यानी कि आप मोबाइल का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आपकी मोबाइल की आत्मा भी अंदर से बोलती होगी, भाई अब तो मेरे को चार्ज पे लगा दे, मेरी आत्मा बाहर आ जाए उससे पहले मेरे को चार्ज पे लगाते। इसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो नेचर में भी हम ऐसे ही करते हैं, जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल के रिसोर्सेज हैं, उनको हम इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं कि जब तक वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। जैसे चंदन की लकड़ी को बहुत ज्यादा स्मगल करना, एनिमल बॉडीज की स्किन को बेचना, ये सारा ओवर एक्सप्लॉइटेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल किसका दिया है, स्टेलर सी का, डोडो बर्ड, पैसेंजर बर्ड, ये सारे के सारे आपके ओवर एक्सप्लॉइटेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट एलियन स्पीशीज इन्वेजन। इसमें क्या होता है, बाहर की कोई एक स्पीशीज अगर आपके एनवायरमेंट में आ गई तो वो आपके एनवायरमेंट के दूसरे स्पीशीज के ऊपर भारी पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपके एनवायरमेंट का स्पीशीज का पॉपुलेशन कम हो जाता है। ऐसा ही हुआ था इधर पे, द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इनटू लेक विक्टोरिया। ये वाली जो फिश है, ये फिश विक्टोरिया लेक में चली गई और वहां पे जाके it led to extinction of more than 200 species of indigenous cichlid fish। मतलब विक्टोरिया लेक की जो किकलिड फिश है, उस फिश का पॉपुलेशन इसकी वजह से कम हो गया, क्योंकि ये जैसे ही यहाँ पे आई लेक विक्टोरिया में, इस फिश ने इस फिश के सारे रिसोर्सेज खा लिए, जिसकी वजह से ये फिश बेचारी भूखी मर गई। तो ऐसा ही होता है इन्वेजन स्पीशीज की वजह से, एलियन स्पीशीज इन्वेजन की वजह से कोई बाहर का स्पीशीज आके अपने स्पीशीज का रिसोर्सेज यूज कर लेता है, जिसकी वजह से अपना स्पीशीज बिना रिसोर्सेज के ही एक्सटिंक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है को एक्सटिंक्शन। सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका एग्जांपल कंपलसरी लर्न होना चाहिए। हैबिटेट लॉस का एक एग्जांपल, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का एग्जांपल, एलियन स्पीशीज इन्वेजन का एग्जांपल और को एक्सटिंक्शन का। को एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है, कोई एक स्पीशीज अगर एलिमिनेट हुई तो उसके ऊपर जो दूसरी स्पीशीज डिपेंडेंट थी वो स्पीशीज भी एलिमिनेट हो जाती है। जैसे कि कोई पैरासाइट और फिश का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर फिश एलिमिनेट हो गई तो उसके ऊपर जो पैरासाइट जिंदा रहते हैं वो पैरासाइट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे को एक्सटिंक्शन, एक स्पीशीज की वजह से दूसरे स्पीशीज का पॉपुलेशन कम हो जाता है। ठीक है, हमको पता है कि हमारे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा मंडराया हुआ है और धीरे धीरे करके स्पीशीज गायब होते जा रही है। तो इससे रिलेटेड हमको कुछ टर्म्स दिए जाते हैं, वो टर्म्स हमको लर्न करने पड़ते हैं। When any species is totally eliminated, कोई भी स्पीशीज जब अर्थ में से पूरी तरीके से गायब हो जाती है तो उस स्पीशीज को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। जैसे कि डायनासोर्स, when the number of species starts dwindling यानी डिक्रीजिंग, it is said to be endangered। जैसे जैसे नंबर कम होते जाता है, पॉपुलेशन खत्म नहीं हुआ है पर नंबर कम होते जा रहा है, तो ऐसे स्पीशीज को हम बोलते हैं थ्रेटेंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी IUCN, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है। IUCN एक डेटा मेंटेन करता है, उस डेटा की बुक को हम बोलते हैं रेड डेटा बुक। मतलब मैम इस बुक का कलर रेड कलर का होता है क्या? नहीं, इसको रेड बुक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड होती है? नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, नेचुरल ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, जिसमें हम ये इन्फॉर्मेशन मेंटेन करते हैं कि इस स्पीशीज का कितना पॉपुलेशन अभी सर्वाइविंग है और कितना पॉपुलेशन खत्म हो चुका है। तो इस बुक में इसको हम रेड लिस्ट भी बोलते हैं, जहां पे कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इज रिकॉर्डेड। चलो कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो सीईटी वाले बच्चों के लिए भी है। नेचुरल रिसोर्सेज आर डिस्टर्ब्ड ड्यू टू, नेचुरल रिसोर्सेज कब डिस्टर्ब होता है? फिशिंग एक्टिविटी की वजह से, आर्टिफिशियल इनब्रीडिंग प्रैक्टिस की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से, या इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जब आप रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे यूज करते हो तो आपका नेचुरल रिसोर्सेज डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर अ गिवन स्पीशीज हैज बीन थॉरली इवैल्यूएटेड। देखो हर एक स्पीशीज के पॉपुलेशन को हम प्रॉपरली स्टडी करते हैं। जैसे समझो कल को आप जाके जूलॉजिस्ट बने या आपने नेचुरलिस्ट बनने का डिसीजन लिया, आप एनवायरमेंट को स्टडी करोगे या एनवायरमेंटलिस्ट बनते हो, तो आप आगे जाके ऐसा डिस्कवरी करना चाहोगे कि कितने पिकॉक स्पीशीज बचे हैं और कहाँ पे कितना पॉपुलेशन पाया जाता है, पॉपुलेशन क्यों कम हो रहा है, तो आपको उसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। तो एक बार जब आप किसी स्पीशीज का पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हो तो आप उसको एक कैटेगरी में डालते हो कि इसका कितना पॉपुलेशन बचा है। समझो अगर एक भी पिकॉक स्पीशीज नहीं बचा, ऐसा होना नहीं चाहिए बट आई एम जस्ट सेइंग कि समझो अगर एक भी पिकॉक स्पीशीज नहीं बचा तो वो हो जाएगा एक्सटिंक्ट स्पीशीज। अगर उसके गिने चुने थोड़े से स्पीशीज बचे जिनको हमने पिंजरे में बंद करके रखा है, कैप्टिविटी मतलब पिंजरे में बंद करके रखना, तो उस स्पीशीज को हम बोलेंगे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। अगर उस स्पीशीज के गिन के सिर्फ 50 मेंबर्स बचे हैं पूरे वर्ल्ड में तो उसको हम बोलेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगर उस स्पीशीज के 70% पॉपुलेशन खत्म हो चुका है तो उसको हम बोलेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज। अगर उस स्पीशीज का 30% पॉपुलेशन खत्म हो चुका है तो उसको बोलेंगे वल्नरेबल स्पीशीज।
अगर उस स्पीशीज को थोड़ा बहुत खतरा है, मतलब आने वाले टाइम में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी कम हो जाएगा, दैट इज नियर थ्रेटेंड। और ये जो लास्ट के 3 स्पीशीज है इनका पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, पर इनके ऊपर अभी इतना ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा। लीस्ट कंसर्न यानी इतना ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, अबंडेंट पॉपुलेशन। डेटा डेफिशिएंट मतलब जिसके बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। नॉट इवेल्युएटेड मतलब अभी जिसके ऊपर हमने ध्यान देना स्टार्ट ही नहीं किया है, ठीक है। सो ये आपके अलग अलग स्पीशीज का चार्ट है, IUCN रेड डेटा लिस्ट, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने के कौन से रीजन है। एक्सोटिक स्पीशीज आने की वजह से भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, करेक्ट, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तीनों रीजंस करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। Which species are the species whose population is abundant at present? मतलब करंटली इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन तो भी इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा खतरा है ड्यू टू सम फैक्टर्स। तो ये देखो, इनका पॉपुलेशन अभी ज्यादा है, ठीक है, बट इनके ऊपर अभी भी थोड़ा थोड़ा खतरा है। तो ऐसे ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोल सकते हैं, वल्नरेबल स्पीशीज। देखो इधर दिया है नियर थ्रेटन, वल्नरेबल किधर गया, नियर थ्रेटेंड या वल्नरेबल आ सकता है, इधर नियर थ्रेटेंड ऑप्शन है क्या। अगर नियर थ्रेटेंड होता तो हम नियर थ्रेटेंड वाला ऑप्शन लेते हैं, नियर थ्रेटेंड नहीं है तो फिर वल्नरेबल वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। Which of the following is most important cause for animals and plants being driven to extinction? नीट का क्वेश्चन है, कौन सा रीजन है जिसके वजह से एनिमल्स और प्लांट्स सबसे ज्यादा एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, एलियन स्पीशीज के वजह से, हैबिटेट लॉस के वजह से या ड्राउट्स एंड फ्लड्स के वजह से। सबसे प्राइमरी रीजन क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। उनको रहने की जगह ही नहीं रहेगी तो वो कहाँ से सरवाइव करेंगे। चलो एक बार वो बिना पानी के जी भी लेंगे पर उनको रहने को तो जगह चाहिए, तुम उनसे उनका घर ही छीन लोगे तो वो कैसे रहेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हमको क्या बताया गया है। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी इस टॉपिक में हमको क्या दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना मतलब क्या होता है, अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना, उसको डेवलप करना, अपलिफ्टमेंट मतलब उसका डेवलपमेंट एंड उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट, ताकि हम अपने ऑर्गेनिजम्स को, अपने स्पीशीज को प्रोटेक्ट करके उनका पॉपुलेशन बढ़ा सके अंडर ऑप्टिमम लेवल एंड सस्टेनेबल बेनिफिट्स उनसे हमको मिल सके और हमारे फ्यूचर जनरेशन को मिल सके। जैसे कि चंदन की लकड़ी, नीम का पेड़, इसका पॉपुलेशन अगर हम अभी से प्रोटेक्ट करना चालू करेंगे तब कहीं जाके हमारी फ्यूचर जनरेशन को इन पेड़ पौधों का फायदा होगा, क्योंकि ये पेड़ एक दिन में नहीं उगते। तो इसके लिए हमको उन स्पीशीज को अभी से प्रोटेक्ट करना चालू करना पड़ेगा। क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए हमको अपने डाइवर्सिटी को, क्योंकि उससे हमको छोटे छोटे फायदे भी होते हैं, बड़े बड़े फायदे भी होते हैं और उससे रिलेटेड एथिकल रीजंस भी है। अगर मैं बात करूं छोटे छोटे यूजेस की, देखो हर एक चीज के पीछे रीजन होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, बट ऑब्वियसली रीजन रहेगा तो वो काम करने में हमको ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि चलो ये करके मुझे ये फायदा मिलेगा। तो अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोडक्ट करते हैं तो हमको उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि झाड़ से हमको लकड़ी मिलती है, पेड़ पौधों से हमको फूड मिलता है, झाड़ से फाइबर मिलता है जिससे आप अपना अलग अलग जूट प्रोडक्ट्स बना सकते हो जो गोनी वगैरह होती है। बहुत सारे प्लांट्स हमको आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमको मिलता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर जो इंसेक्ट होते हैं, टेकार्डिया लाका पढ़ा था ना हमने, ये टेकार्डिया लाका जैसे इंसेक्ट गम प्रोड्यूस करते हैं, रेजिन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स में से परफ्यूम्स बनाया जा सकता है। तो ऑलमोस्ट 25% वर्ल्ड मार्केट में ग्लोबल मेडिसिन का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये हमको नेचर से ही मिलता है। 25,000 से भी ज्यादा स्पीशीज जो है ये वर्ल्ड वाइड यूज हो रही है ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए, और अभी इसके ऊपर और ज्यादा स्टडी होना बाकी है क्योंकि बहुत सारे लोग तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में स्टडी भी नहीं करते हैं। तो ये हो गए अपने नैरोली यूटिलिटेरियन रिसोर्सेज। नाउ व्हाट कैन बी द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रिसोर्स, मतलब कि ये रीजन की वजह से तो कम से कम अपने नेचर को प्रोटेक्ट करो ही करो। पहला रीजन क्या है, अपने पूरे वर्ल्ड में जितना भी ऑक्सीजन है उसका 20% ऑक्सीजन हमको किधर से मिलता है, अमेज़न के फॉरेस्ट से। पहला रीजन, क्यों आपको अमेज़न जंगल बचाना चाहिए। दूसरा रीजन क्या है, अगर आप पॉलिनेटर्स खत्म कर दोगे, जो इंसेक्ट है, जो बर्ड्स है, अगर ये इंसेक्ट और बर्ड्स अगर खत्म हो गए तो प्लांट में जो बायोटिक पॉलिनेशन होता है, बायोटिक एजेंट्स के मदद से वो पॉलिनेशन होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से नेचुरली जो हमको अलग अलग प्लांट की वैरायटीज मिलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, वो बंद हो जाएगा। फिर लिटरली आपको बैठ के एक एक पोलन ग्रेन एक एक स्टिग्मा के ऊपर रखना पड़ेगा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो पॉलिनेटर्स को प्रोटेक्ट करेंगे तो ही आपका प्लांट स्पीशीज आगे कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्शन कर पाएगा। एंड
जो ऐसा होता है ना एस्थेटिक पिक्चर लेने के लिए जंगलों और वादियों में घूमने का मन करता है, अगर आप पेड़ पौधों को बचाओगे नहीं तो ये हरियाली देखने को नहीं मिलेगी, फिर काहे का एस्थेटिक पिक्चर ले पाओगे। सो टू गेन दैट एस्थेटिक प्लेजर आल्सो वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर नेचर, फोकट में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एथिकल रीजंस। एथिकल रीजंस मतलब क्या होते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ता है, जैसे अपने कुछ सेक्रेड ग्रूव्स हैं। सेक्रेड ग्रूव्स मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे पेड़ पौधे जिनकी हम पूजा करते हैं, उनका साइंटिफिक बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका स्पिरिचुअल मीनिंग बहुत ज्यादा है, स्पिरिचुअल मान्यता बहुत ज्यादा है। जैसे वट सावित्री के दिन वट के झाड़ की पूजा की जाती है, बैनियन ट्री की पूजा की जाती है, और ऐसा बोला जाता है कि इस झाड़ की जितनी लंबी उम्र है उतनी लंबी उम्र हमारे फैमिली मेंबर्स की भी होनी चाहिए। तो ये जो माइथोलॉजिकल या ये जो स्पिरिचुअल बिलीव्स है, ये स्पिरिचुअल बिलीव्स की वजह से ही सही, पर कम से कम लोग उस झाड़ को जिंदा रखते हैं। तो रीजन कुछ भी हो, फायदा क्या हो रहा है कि नेचर प्रोटेक्ट हो रहा है। हाँ, उल्टा पुल्टा रीजन नहीं होना चाहिए, बट नेचर को प्रोटेक्ट करना, दिस इज द मेन कंसर्न। तो उसके लिए हम एथिकल रीजन भी फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को बचाया कैसे जा सकता है, दो तरीके से, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, जब भी आप किसी एनिमल या किसी प्लांट को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करते हो, मतलब किसी एनिमल को उसी के जंगल बाउंड्री में सेव रखते हो, या किसी प्लांट स्पीशीज को उधर के ही सॉइल में ग्रो करके उसको प्रोटेक्ट करके रखते हो, तो ऐसे टाइप के कंजर्वेशन को हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। इसका डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका एक एग्जांपल आपको कंपलसरी लर्न होना चाहिए फॉर सीईटी एज वेल एज फॉर बोर्ड्स। सो प्रोटेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स प्लेस इन अ नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन। जैसे कि कान्हा फॉरेस्ट फॉर टाइगर रिजर्व, दिस इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन। अभी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अतः हॉटस्पॉट म्हणजे काय मैम, आपके मोबाइल के इंटरनेट से जो हॉटस्पॉट मिलता है वो हॉटस्पॉट नहीं। हॉटस्पॉट मतलब क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोकेशंस होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी होती है, बहुत ज्यादा प्लांट और एनिमल लाइफ वेजिटेशन होता है, ऐसे लोकेलिटी को हम हॉटस्पॉट बोलते हैं। पुरानी टेक्स्ट बुक में 33 हॉटस्पॉट्स दिया था, पर न्यू टेक्स्ट बुक में 34 हॉटस्पॉट्स अपडेट किया गया है, तो आपको ये नंबर याद रखना है। पूरे वर्ल्ड में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है जहां पे आपको सबसे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस और डेंसिटी देखने को मिलेगी, और इस रीजन को तो कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना ही करना है। इन सिटू कंजर्वेशन में आप नई नई स्पीशीज भी बनाते हो, नया नया स्ट्रेटेजीज भी लाते हो। 34 हॉटस्पॉट्स में से इंडिया में 4 हॉटस्पॉट्स है, और वो कौन से पुरानी टेक्स्ट बुक में 3 दिया है, अभी 4 दिया है। तो 4 कौन से हॉटस्पॉट है, ये नाम आपको कंपलसरी याद रखने हैं, ये सीईटी और बोर्ड्स दोनों में पूछे जा सकते हैं। पहला है वेस्टर्न घाट, दूसरा इंडो बर्मा रीजन, तीसरा सुंदालैंड एंड चौथा ईस्टर्न हिमालयास। और ऐसा बोला जाता है कि अगर हम इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को प्रोटेक्ट करेंगे तो अपना जो एक्सटिंक्शन रेट है, मतलब जितनी तेजी से अपनी स्पीशीज गायब हो रही है, उस स्पीड को हम 30% कम कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया में एट प्रेजेंट, ये पैराग्राफ भी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में करंटली 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इन महाराष्ट्र देर आर 5 नेशनल पार्क्स एंड 11 सेंचुरीज। तो ये नंबर आपको याद रखने, या आपको एनालॉगस टाइप में या मैच द कॉलम के टाइप में क्वेश्चन सीईटी में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये देखो, इन सिटू कंजर्वेशन प्रोटेक्टेड एरिया, एक्स सिटू कंजर्वेशन में आपका क्लोज्ड एनवायरनमेंट आता है, जैसे कि सीड बैंक हो गया, होम गार्डन हो गया। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब केमिकल्स में आप यूज करके कैसे सीड्स वगैरह को स्टोर कर सकते हो। प्रोटेक्टेड एरिया में नेशनल पार्क, सेंचुरी, ये सब आ सकता है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल प्रोटेक्शन एंड मेरीन प्रोटेक्शन, ठीक है। और एक्स सिटू कंजर्वेशन में जू, एक्वेरियम, बोटेनिकल गार्डन, ये सब आता है। ये क्लोज्ड प्रोटेक्शन है, ये ओपन प्रोटेक्शन है, ठीक है। सेक्रेड ग्रूव्स मतलब क्या होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके स्पिरिचुअल वैल्यूज बहुत ज्यादा, जिनकी रिस्पेक्ट हमारे मन में बहुत ज्यादा है। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये सीईटी में पूछा जा सकता है कि सेक्रेड ग्रूव्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। खासी एंड जैंता हिल्स इन मेघालय, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, बस्तर एंड चंदा सरगुजा एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, ऐसे टाइप का कंजर्वेशन जहां पे एनिमल्स को हम उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में सेफ नहीं रख सकते, वहां पे उनको बहुत ज्यादा खतरा है, लोग शिकार करके उन एनिमल्स को खत्म कर देंगे। तो ऐसे केस में इन एनिमल्स को या इन प्लांट स्पीशीज को हम नेशनल पार्क में लाके या फिर नेशनल पार्क में इनको जू में लाके प्रोटेक्ट किया जाता है, इनको बोटेनिकल गार्डन में लाके प्रोटेक्ट किया जाता है, तो वो आ जाता है अपने एक्स सिटू कंजर्वेशन में। एक्स सिटू कंजर्वेशन का एक एग्जांपल बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है क्रोकोडाइल बैंक ऑफ चेन्नई, जहां पे अलग अलग क्रोकोडाइल्स को प्रोटेक्ट करके रखा गया है, ठीक है।
चलो अकीरा मियावाकी का प्लांटेशन का मेथड क्या है? अकीरा मियावाकी का बोलना यह है कि जितनी तेजी से क्लाइमेट बदल रहा है, आने वाले टाइम में अपने प्लांट को अलग अलग सिचुएशन में भी ग्रो करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, इसीलिए तुम उनको अभी से टॉर्चर करना चालू करो प्लांट्स को। तो अकीरा मियावाकी क्या बोलते हैं कि सबसे पहले तो अपने नर्सरी में सीड डालो, मिट्टी में सीड डालो, और जैसे ही उस सीड में 2-3 लीव्स आ जाती है उसको आप पॉट्स में ट्रांसफर कर दो, और जैसे ही उस पॉट में आपको थोड़ा बहुत रूट आते हुए दिखाई देगा, तो अब इन पॉट को आप ओपन नेट में रखो, मतलब नेट के अंदर रखो, उनको सिर्फ 60% सनलाइट मिलनी चाहिए, ऐसे कंडीशन में 2 महीने तक ग्रो करो। फिर 60% सनलाइट में ग्रो होते होते जैसे ही वो प्लांट्स थोड़े से ग्रो हो जाएंगे तो उनको आदत हो जाएगी कम सनलाइट में कैसे ग्रो होना है। मैम इतना सब क्यों किया? क्योंकि देखो आने वाले टाइम में इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, इतने ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स बनाए जा रहे हैं कि सनलाइट तो ब्लॉक होएगी होएगी, तो कम सनलाइट में भी प्लांट्स कैसे ग्रो हो सकते हैं, उसका सोल्यूशन है अकीरा मियावाकी के पास कि पहले 60% सनलाइट दो, फिर 40% सनलाइट दो 1-2 महीने के लिए, और फिर उनको ओपन एनवायरनमेंट में करो, क्योंकि नो मैनेजमेंट इज द बेस्ट मैनेजमेंट। ये अकीरा मियावाकी का टेक्निक है। आपको प्लांट्स को बार बार देखभाल ना करने की जरूरत पड़े, इसीलिए आप उनको पहले से एकदम कंट्रोल्ड कंडीशंस में ग्रो करो। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर प्रायोरिटी एरिया ऑफ। हॉटस्पॉट्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, और हॉटस्पॉट्स में कौन से टाइप का कंजर्वेशन होता है? हॉटस्पॉट मतलब बड़े बड़े पूरे वर्ल्ड में जो बड़े बड़े रीजन्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा स्पीशीज की वैरायटी है, ऐसे रीजन को हम हॉटस्पॉट बोलते हैं। जैसे कि इन सिटू कंजर्वेशन, अभी हमने पढ़ा था हॉटस्पॉट्स इन सिटू कंजर्वेशन में आता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बी। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? जब आप एनिमल्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करते हो, इनको हम नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करते हैं, दिस इज करेक्ट। आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, दिस इज रॉन्ग। इन कल्चर एनवायरनमेंट, नो, कल्चर एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? लैब। इन सिटू कंजर्वेशन में हम लैब का कुछ भी यूज नहीं करते, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? जिसको हम लैब में करते हैं या जू में या बोटेनिकल गार्डन में। ठीक है, सैंक्चुरी इन सिटू, नेशनल पार्क इन सिटू, बायोस्फीयर रिजर्व इन सिटू, जू, एक्स सिटू कंजर्वेशन, सो ओनली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी बायोडाइवर्सिटी एक्ट क्या है? व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये आपको सीईटी में पूछा जा सकता है। ये जो एक्ट है, ये इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था जब इस एक्ट का एस्टैब्लिशमेंट हो रहा था रियो डे जनेरियो में। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग बेसिकली ये बोला गया है कि किसी भी नेचुरल स्पीशीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको उस लोकेलिटी के कमिटी की परमिशन कंपलसरी लेनी पड़ेगी, बस ये बोला गया है, क्योंकि नेचुरल स्पीशीज को भी अर्थ में रहने का उतना ही हक है जितना आपको है। तो जस्ट बिकॉज वो पेड़ बार बार उग सकता है इसलिए तुम उसको कभी भी काट दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसके लिए 3 टायर सिस्टम बनाया गया है, और वो 3 टायर सिस्टम मतलब क्या होता है? टायर मतलब गाड़ी वाला टायर नहीं, टायर मतलब लेवल्स। तो वो 3 लेवल सिस्टम कौन सा है? पहला है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो नेशनल लेवल पे काम करता है, इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरा है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, जो स्टेट लेवल पे काम करता है, एंड तीसरा है बीएमसी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी, ये लोकल लेवल पे काम करता है। अगर कोई भी फॉरेनर या इनफैक्ट अपने एरिया का भी सिटीजन किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर स्टडी करता है, तो जो भी है इंडियंस एज वेल एज एनआरआईज, इनको कंपलसरी एनबीए की परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी लोकल रिसोर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले। अगर किसी ने बिना परमिशन के नेचर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो एनबीए के पास सिविल कोर्ट की पावर है, वो आपको जेल में भी डाल सकते हैं और आपसे 10 लाख रुपए का फाइन भी मार सकते हैं। ठीक है, राहीबाई पोपरे, न्यू टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो इनके बारे में एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड की गई है दैट शी वाज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2020। राहीबाई पोपरे ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में। इन्होंने ऑलमोस्ट 54 क्रॉप्स के 116 वैरायटी के सीड्स इन्होंने कंजर्व किए हैं, उसमें ये सारे के सारे आपको क्रॉप्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ही अपने गांव के स्टूडेंट्स को, औरतों को एग्रीकल्चर कैसे बेटर की जा सकती है, सॉइल के कैपेसिटी कैसे इंप्रूव की जा सकती है, उसके बारे में भी ट्रेनिंग देते हैं। तो दिस इज अ वेरी ग्रेट वर्क विच इज डन बाय राहीबाई पोपरे, जिसके लिए ये बीबीसी लिस्ट के टॉप 100 वुमेन में तो थी, लेकिन इनको 2020 में पद्मश्री भी दिया गया था। तो चलो एक एमसीक्यू देख लेते हैं। डैश इज नॉट हॉटस्पॉट मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो हॉटस्पॉट मेथड नहीं है? हॉटस्पॉट मेथड मतलब क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ओके। तो कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट, अगर आप जंगल से फॉरेस्ट कलेक्ट करोगे, लकड़ियां कलेक्ट करोगे, तो क्या आप नेचर को कंजर्व कर रहे हो? नहीं, आप उल्टा नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हो।
सो दिस इज नॉट द हॉटस्पॉट मेथड, इसमें तो आप नेचर को कंजर्व नहीं कर रहे हो, तो टेक्निकली अपना आंसर 1 आना चाहिए, पर बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ ग्रेजिंग, अगर आप चारा वारा कराने नहीं चाहोगे एनिमल्स को तो उससे आप जू वगैरह को प्रोटेक्ट कर सकते हो, सैंक्चुरी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन उससे इतना ज्यादा कंजर्वेशन नहीं होगा। रिस्टोरिंग ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये कंजर्वेशन करने में हेल्प करता है। ग्रेजिंग को अगर हम प्रोहिबिट करते हैं तो भी कंजर्वेशन तो हो ही जाता है, सो दिस इज ऑल्सो हॉटस्पॉट मेथड, दिस इज ऑल्सो हॉटस्पॉट मेथड। मेंटेनेंस ऑफ द सेंचुरीज, अगर आप सेंचुरीज को मेंटेन रखोगे तो उधर के एनिमल स्पीशीज अच्छे से सर्वाइव करेंगे, दिस इज ऑल्सो हॉटस्पॉट मेथड। लेकिन अगर आप नेचर से उसका सामान चुराओगे तो आपका नेचर कंजर्व नहीं हो पाएगा, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, दिस इज नॉट द हॉटस्पॉट मेथड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज। अब एक्चुअली इसमें से कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, एक्चुअली चैप्टर में से ही सिर्फ 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो एनवायरमेंटल इश्यूज में आपको सिर्फ अलग अलग टाइप का पोल्यूशन, उसके कॉजेज और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एयर पोल्यूशन के साथ। एयर पोल्यूशन किस रीजन की वजह से होता है, जब अलग अलग गैसियस पोल्यूटेंट्स अपने एनवायरमेंट में कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेस क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के फॉर्म में आपको कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज देखने को मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से हमको मिलता है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ते जा रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा होगा तो फिर आपके इतने प्लांट्स नहीं है ना कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सके। नेचर को बैलेंस करके रखने के लिए जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उतना प्लांट भी अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके। हम धड़ाधड़ प्लांट्स काटते जा रहे हैं और ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ते जा रहा है बट प्लांट्स है ही नहीं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करेगा। तो देखा जाए तो हम अपना ही कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही एब्जॉर्ब करते हैं और अपने सर के ऊपर अलग अलग बीमारियां ले लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनस गैस है, जो अलग अलग फ्यूल के कंबस्टन के वजह से रिलीज होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रियल गैसेस के वजह से रिलीज होता है। अगर हम इन सारे पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करना चाहें तो हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस है। पहला डिवाइस है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये क्या करता है, ये अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनमें से काला धुआं या डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है ताकि पॉइजनस गैस बाहर ना जाए, और ये इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होता है। एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर, ये भी हमारे डस्ट और हमारे गैसेस को फिल्टर करके फिर एनवायरनमेंट में रिलीज करता है, ये भी इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर ज्यादा करके हम पेट्रोलियम कंडक्टिंग व्हीकल्स में यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, क्योंकि ये अंदर ही अंदर आपके पॉल्यूटेंट्स को पहले डिटॉक्सिफाई कर देता है और फिर उसको नेचर में निकालता है ताकि थोड़ा कम पॉइजनस गैस नेचर में फैले। दिल्ली के बहुत सारे एयर पोल्यूशन की केस स्टडी दी गई है, इसको एक बार आप रीड कर लो कि गवर्नमेंट ने कौन सा केस स्टडी में क्या बताया है। बेसिकली अगर देखा जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला था कि सीएनजी गैस जो है ये ज्यादा एडवांटेजियस है एज कम्पेयर टू लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की जगह सीएनजी यूज करना चाहिए, इट इज मोर एडवांटेजियस, ये सस्ता भी पड़ता है, एफिशिएंटली जलता है, काला धुआं नहीं छोड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज नहीं करता है, एंड इट इज ऑल्सो अडल्टरेशन प्रूफ फ्यूल, मतलब इसमें मिलावट भी नहीं होती है जिसकी वजह से गंदा धुआं निकल सके एनवायरमेंट में। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने अलग अलग रूल्स बनाए हैं, अलग अलग एमिशन स्टैंडर्ड सेट बनाए, बट फॉलो कोई नहीं करता है, जिसकी वजह से अभी भी अपनी कंट्री पोल्यूशन में नंबर 1 पे पहुंचती है। तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्रधानमंत्री उज्जवल योजना जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि गरीब औरतों को वो एलपीजी कनेक्शन देंगे ताकि चूल्हे से उनको लंग कैंसर कम हो, लेकिन कहां तक ये चूल्हा पहुंचा है, कहां तक नहीं पहुंचा है, इट इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्या आता है अपना, हाँ ये देखो, जैसे जैसे अपना एनवायरनमेंट चेंज होते जा रहा है वैसे वैसे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। अभी तो मुंबई में ऐसी हालत हो गई है कि ठंडी सुबह 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 ठंडी रहेगी, फिर 10 बजे के बाद ऐसे पसीना निकलने लगता है, इतनी गर्मी, फिर शाम होते होते वापस से बादल छा जाते हैं, फिर रात होते होते कभी कभी बारिश गिर जाती है, कभी कभी ठंडी होने लग जाती है, मतलब एक ही दिन में चारों मौसम देखने मिल जाते हैं। इतना ज्यादा अनस्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, और ये सब क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ पोल्यूटेंट्स। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, जब भी आपका साउंड का लेवल एक स्पेसिफिक डेसिबल के ऊपर जाता है, ये वैल्यू याद रखो, ये सीईटी में आ सकती है कि अगर आपका साउंड 150 डेसिबल के ऊपर गया तो उसके वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम नॉइज बोलते हैं। नॉइज की वजह से लोगों को बहुत तकलीफ होती है, हार्ट बीट बढ़ सकता है, लोगों की नींद जा सकती है, छोटे बच्चे और सीनियर सिटीजन को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जा सकता है। तो नॉइज पोल्यूशन का सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कि इतने टाइम के बाद स्पीकर नहीं बजाना चाहिए, रात को 10 बजे के बाद स्पीकर नहीं बजाना चाहिए, फायर क्रैकर्स ज्यादा लाउड वाले नहीं बर्स्ट करने चाहिए, एनिमल्स को फायर क्रैकर्स से दूर रखना चाहिए ताकि उसकी साउंड की वजह से एनिमल्स के कान के पर्दे ना फट जाए। ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है।
वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल की अगर हम बात करें तो भाई साहब अपनी कंट्री में बहुत ज्यादा वाटर पोल्यूशन होता है। लोग तो पानी के, नदी के किनारे जाके नहाते हैं, क्या 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 पॉटी सुसु कपड़ा सब कुछ करते हैं, और वही पानी आगे जाके देखते तो एनिमल वही पानी पी रहा होता है ना। तो इतना ज्यादा वाटर पोल्यूशन हो रहा है कि इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 बनाया गया था ताकि हम वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सके। ये एक सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके घर से आने वाला कचरा और इंडस्ट्री से आने वाला कचरा, ये दोनों ही कचरा अपने पानी को खराब करता है, जिसकी वजह से पानी का टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाता है और पानी में पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, जब पानी में ऑर्गेनिक सोर्सेज जाता है, अपने घर का जो भी वेजिटेबल वेस्ट रहता है, चाय का पानी रहता है, भाजी का पानी रहता है, ये जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जब ये पानी में जाता है ना, तो पानी में ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन बढ़ जाता है। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ये ऑर्गेनिक कचरा खा के मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से पानी के अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। अब पानी का ऑक्सीजन अगर यूज कर लिया तो पानी में ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं, क्योंकि सारा ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने यूज कर लिया है। तो पानी के अंदर रहने वाले फिश, पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स, उनके लिए ऑक्सीजन बचा ही नहीं, जिसकी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ होना चालू हो जाती है। ठीक है, सो बीओडी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एक सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। इट इज कैलकुलेटेड इन मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर, मतलब 1 लीटर वाटर में कितना मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गया है। जितना ज्यादा बीओडी बढ़ेगा मतलब उतना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लेवल बढ़ रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लेवल अगर बढ़ गया तो पानी के ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। पानी के ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हुआ तो पानी के अंदर जो भी फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। ये याद रखो, दिस कोरिलेशन इज इंपॉर्टेंट। जब पानी के अंदर ऑर्गेनिजम्स का लेवल बढ़ता है, पानी के अंदर न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो उसकी वजह से ना अलगे की ग्रोथ होते जाती है, और इस अलगे की ग्रोथ को हम बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। ठीक है, और एक क्या खतरा है, एक वाटर ह्याकिन, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, एक कॉर्निया स्पीशीज, ये पानी के ऊपर ना एक पूरा ये कर लेते हैं। ये देखो दिया इधर, टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल का नाम है एक कॉर्निया स्पीशीज। ये स्पीशीज क्या करता है, पानी के ऊपर ना अपना एक पूरा लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से सनलाइट अंदर नहीं जा पाती है, सनलाइट ब्लॉक हो जाती है। तो उसके वजह से पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं, जो फोटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, जो सनलाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, थोड़ा बहुत लाइट सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो पानी के अंदर के प्लांट्स धीरे धीरे करके मरना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये टेरर ऑफ बंगाल ने, ये जो इकॉर्निया स्पीशीज है, ये आपके पानी के ऊपर ये प्लांट ग्रो हो गया है, जिसकी वजह से ना हवा अंदर जा पा रही है ना लाइट अंदर जा पा रही है, तो अंदर के जो एक्वेटिक क्रिएचर्स है उनकी डेथ होना चालू हो जाती है। ठीक है, यूट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है, अपने वाटर रिसोर्सेज में जब बहुत ज्यादा अलगे की ग्रोथ हो जाती है। ये देखो, अपने पानी में जब न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो उसके वजह से अलगे की ग्रोथ होती है। अब इस अलगे की ग्रोथ की वजह से पानी के अंदर लाइट नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से अंदर के जो प्लांट्स हैं उनकी डेथ होना चालू हो जाती है। धीरे धीरे करके प्लांट्स अगर मरेंगे तो वो तो पानी में ही मरेंगे ना, तो प्लांट का जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो उसी पानी में और जमा हो जाएगा। आप बोलोगे मैम पानी में न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, ये तो अच्छी बात है, पानी में न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, अच्छी बात है, पर उस न्यूट्रिएंट की वजह से फायदा किसको हो रहा है, अलगे को हो रहा है। अलगे क्या करता है, वो पूरा ऑक्सीजन यूज कर लेता है, तो अब मछली कौन सा ऑक्सीजन लेगी, इसकी वजह से फिर एक्वेटिक फिशेस भी मरना चालू हो जाते हैं। तो आपका ऑर्गेनिक लोडिंग पानी में बढ़ते जाता है। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक लोडिंग बढ़ेगा उतना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा। अगर ऑक्सीजन ही खत्म हो गया तो एक्वेटिक एनिमल्स की भी डेथ होना चालू हो जाएगी, जिसकी वजह से स्पीशीज डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका पूरा पानी क्या हो जाएगा, अंदर ही अंदर पेड़ पौधे मर मर के पूरे पानी को मैला और गंदा कर देंगे। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, समझो पानी में खेत का कोई पेस्टिसाइड वाला पानी है, हम खेत में इंसेक्ट से बचने के लिए केमिकल्स छिड़कते हैं। अगर वो केमिकल का पानी, वो केमिकल अगर पानी के साथ मिक्स हो गया, नदी के साथ मिक्स हो गया, और वही नदी का पानी ओशन में चला गया, और वही वाटर किसी पर्टिकुलर एक एनिमल ने पिया, तो उस एनिमल में उस केमिकल का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे जैसे वो हायर लेवल्स में जाएगा वैसे वैसे वो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन एनलार्ज मतलब मल्टीप्लाई होते जाता है। तो इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कॉन्सेंट्रेशन को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। अब ये अच्छी चीज अगर आगे पास होगी तो अच्छी बात है, लेकिन ये खराब चीज अगर आगे आगे पास होती है तो ये हमारे नेचर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक चीज हो जाती है। ठीक है, ओके। थर्मल पोल्यूशन मतलब क्या होता है, अचानक से इंडस्ट्रीज का ठंडा गर्म पानी जब एक्वेटिक सिस्टम में आता है तो उसके वजह से अचानक से अपने पानी के अंदर के प्लांट्स और एनिमल्स का एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से भी उनको सडन टेम्परेचर शॉक मिलता है। ठीक है, अगर आपको गटर का पानी वगैरह बचाना है, कम करना है, पानी को गंदगी से बचाना है, तो हम इकोसान टॉयलेट का प्रोसीजर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स में यूज किया जा रहा है। ठीक है, जैसे गुजरात, केरला, तमिलनाडु एंड श्रीलंका, इसमें बहुत सारा सीवेज वाटर आप रिसाइकल कर सकते हो। तो बेसिकली इकोसान टॉयलेट क्या होता है, आपको शॉर्ट में बताती हूँ। ऐसा एक टॉयलेट का ढक्कन रहता है, इसमें आपको पॉटी करना है
और हाथ नहीं धोना है, ना आपको अपने आप को वॉश करना है। पॉटी करने के लिए एक अलग होल होता है, जैसे ही पॉटी करके हो जाएगा उस पॉटी वाले होल को ढक दो, उसके अंदर राख भरो, उसके अंदर आपको राख, सूखी राख का पाउडर भरना होता है और वो ढक्कन को ढक दो। फिर थोड़ा सा आगे खसक के आप अपना जो भी ऑर्गन है वो वॉश कर सकते हो। यूरिनेट करना है तो उसके लिए अलग होल होता है, पॉटी के लिए अलग होल होता है, यूरिनेशन के लिए अलग होल होता है। हर बार पॉटी करने जाओगे तो हर बार उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी या थोड़ा सा ऐश डाल दोगे, तो उसके वजह से नेक्स्ट टाइम जब आप पॉटी करने जाओगे तो ढक्कन खोलोगे तो आपको स्मेल नहीं आएगी और मच्छर वगैरह नहीं पैदा होंगे। और आप जब भी ढक्कन डाल दोगे तो उसकी वजह से एयर एक्सचेंज ही नहीं होगी, जिसकी वजह से मस्किटोज नहीं पैदा होंगे। ऐसा आप 6 महीने तक ये टॉयलेट यूज कर सकते हो। फिर जब वो डब्बा पूरा भर जाएगा, काफी गहरा डब्बा होता है, जमीन के नीचे खड्डा करके रखा होता है, जब वो डब्बा भर जाएगा तो उसको फिर आप क्लोज कर दोगे 6 महीने के लिए। वो अपने आप बायोफ्यूल बन जाएगा, बायोगैस बन जाएगा, सॉलिड पत्थर बन जाएगा, जिसको फिर आप जो भी है फर्टिलाइजर या किसी भी यूज कर सकते हो। और फिर 6 महीने के बाद वापस आप इसको यूज कर सकते हो। तो ऐसे इंटरचेंजेबल इकोसान टॉयलेट्स यूज किए जा सकते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेज करने का क्या तरीका होता है, जो भी रिसाइक्लेबल मटेरियल है उसको रिसाइकल करो, भंगार वाले के पास जाके दो, प्लास्टिक्स कम यूज करो। सॉलिड वेस्ट का एक ये तरीका होता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। और जो चीज आप ये करते हो, यूज करते हो, वो ऐसे मटेरियल का यूज करो कि वो डिग्रेडेबल हो सके। जैसे अभी बहुत सारी जगह पे मैकडोनल्ड, स्टारबक्स वगैरह में प्लास्टिक की चम्मच की जगह पे पेपर का स्ट्रॉ देने लगे हैं, लकड़ी की चम्मच देने लगे हैं, तो ये एक टाइप का बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस यूज करना स्टार्ट किया गया है। तो इस तरीके से हम अपना सीवेज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। फिर जमीन के अंदर खड्डा करके पूरा वेस्ट प्रोडक्ट उस खड्डे में डिपॉजिट करो, उसको बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिल्स, ताकि आपका जो भी वेस्ट का डिपोजिशन है वो वेस्ट का डिपोजिशन होते जाए और डिकम्पोज होते जाए। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक वगैरह जमा होना चाहिए नीचे, ठीक है। महाराष्ट्र ने बोला था कि महाराष्ट्र को, मतलब कुछ मिनिस्टर्स ने बोला था कि महाराष्ट्र को मिशन प्लास्टिक फ्री महाराष्ट्र बनाना है। कुछ साल तक ये रूल बहुत स्ट्रिक्ट चला, लेकिन अब वापस से प्लास्टिक बहुत ज्यादा तेजी से यूज होती है, तो इसका फिर से स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आना चाहिए। क्योंकि देखो, जब तक गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं होगी लोग इसको यूज करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ओके, हाँ, ई वेस्ट को भी रिसाइकल किया जाता है। ई वेस्ट मतलब क्या होता है, आपका पुराना मोबाइल, पुराना लैपटॉप, पुराना जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, टीवी का रिमोट होता है, ये सब भी आप भंगार वाले के पास जाके इसको रिसाइकल कर सकते हो। क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये वो लोग इंडस्ट्रीज में भेजते हैं, जिसको जो भी उसमें से यूजेबल मटेरियल होता है वो निकाल लिया जाता है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वो निकाल लिया जाता है, और फिर जो प्लास्टिक वगैरह होता है उसको वो लोग प्रॉपरली डंप करते हैं। तो ई वेस्ट को भी हम रिसाइकल और प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया है? पक्का। चलो आगे देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ओके, तो अब इस टॉपिक में क्या बताया गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ही सिंपल है, सीधी सी बात बताती हूँ। जब डिफॉरेस्टेशन होता है, जब हम जंगल वगैरह काट देते हैं, तो उसकी वजह से प्लांट्स कम हो जाते हैं। देखो, बेसिकली CO2 एब्जॉर्ब करने का काम होता है प्लांट्स का, ठीक है। अगर हमने प्लांट्स कम कर दिए तो ये जो CO2 है ये अपने अर्थ में ही घूमते रह जाता है, और फिर ये क्या करता है, जो भी सन से रेडिएशन आता है, जो भी सनलाइट आती है, ये सनलाइट जब वापस जाती है तो ये CO2 उसको वापस नहीं जाने देता है। ये जो CO2 है ये इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से सनलाइट की जो हीट है वो अर्थ के अंदर ट्रैप हो जाती है, उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जाता है। तो दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। और ग्रीन हाउस गैसेस मतलब क्या होते हैं, ऐसे गैसेस जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं, जैसे कि CO2, CH4, इनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। देखो, आपके सन से सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट आके वापस रिफ्लेक्ट करके बाहर जाती है, लेकिन हमने जब पेड़ पौधे का पॉपुलेशन कम कर दिया तो अपना जो CO2 प्रोड्यूस होता है, ये CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स अवेलेबल नहीं है। तो अब जो भी सनलाइट आती है वो सनलाइट जब वापस जाती है ना, तो वापस जाने से पहले उस सनलाइट को ये CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से अंदर ही अंदर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जाता है। तो दिस इज ग्लोबल वार्मिंग एंड दिस इज ग्रीन हाउस गैसेस। इधर पे देखो, आपके सोलर रेडिएशन, सन से जो भी हीट आती है उसमें से 1/4% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है एंड एब्जॉर्ब सम ऑफ इट। मेजर हीट रिफ्लेक्ट हो जाती थी पहले, बाकी की हीट एब्जॉर्ब हो जाती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो हीट अंदर ही रह जाती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। और बहुत सारे ऐसे गैसेज हैं जिनके वजह से ना अपना ओजोन लेयर भी डिप्लीट होते जा रहा है, ठीक है। सी व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ते जाना, जिसके वजह से जो अपने लिविंग स्पीशीज हैं वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से बहुत सारे लिविंग स्पीशीज एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। What is Chewang? हाँ, in order to overcome the problem, Chewang Norfel Iceman of India has built 13 artificial glaciers. ये जो चेवांग नॉर्फेल है, इन्होंने क्या किया, 13 आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए, बर्फ के इन्होंने ग्लेशियर्स बनाए,
ताकि वो कैसे भी करके अर्थ के अंदर बढ़ती हुई हीट को थोड़ा सा बैलेंस कर सके, क्योंकि हीट इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि जो नॉर्मल ग्लेशियर्स है, नेचुरल ग्लेशियर्स है एंटार्क्टिक ओशन के पास, वो मेल्ट होते जा रहा है। और अगर इतनी तेजी से ग्लेशियर्स मेल्ट होते गए तो सुनामी और फ्लड आ जाएगी और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सब ऐसे जल के मर जाएंगे, इतनी गर्मी हो जाएगी। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाया है, इनका नाम आपको याद रखना है। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है? क्लाइमेटिक साइकिल, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपका जो हीट है वो वेव फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, इसको हम एल नीनो इफेक्ट बोलते हैं। व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से अपने अर्थ के बाहर जो ओजोन की लेयर है जो स्ट्रेटोस्फियर वाले रीजन में आती है, सी ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर वाली जो ओजोन लेयर है ये धीरे धीरे करके डिप्लीट होते जा रही है, क्योंकि हम जो एसी रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं उसमें से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, सीएफसी गैसेस, ये सीएफसी गैसेस क्या करते हैं, इसका जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन आपके ओजोन मॉलिक्यूल के साथ जाके बाइंड हो जाता है और ये क्लोरीन मोनोक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से आपका ओजोन लेयर धीरे धीरे करके उसमें छेद होते जाते हैं और ओजोन लेयर डैमेज हो जाती है। अगर ओजोन लेयर डैमेज हो गई तो फिर जो आपका सन से जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन आता है, जो कैंसरस रेडिएशन आता है, वो रेडिएशन ओजोन लेयर के आर पार नहीं हो सकता, लेकिन अगर ओजोन लेयर में छेद हो गया तो फिर ये रेडिएशन भी अर्थ तक आएंगे और फिर हमको अलग अलग बीमारियां गिफ्ट में देके जाएंगे। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है। ओजोन कैसे फॉर्म होता है? ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन की मदद से। और ओजोन लेयर का फंक्शन क्या होता है? ये यूवी रेज को प्रोटेक्ट करता है अर्थ के अंदर एंटर करने से। ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में। ये सारी चीजें सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज किया जाता है? डॉप्सन यूनिट। ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीट होने के बहुत सारे रीजंस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एयर पोल्यूशन, बहुत सारे गैसियस पोल्यूटेंट्स। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया और कैंसरस रेडिएशन अगर हमारे अर्थ में आने लगे तो उसके वजह से स्नो ब्लाइंडनेस हो जाएगा, कॉर्निया खराब हो जाएगा, कैटरैक्ट हो जाएगा, मोतियाबिंद जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे परमानेंट डैमेज हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। और ओजोन लेयर को बचाने के लिए कनाडा में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो इस तरीके से बनाओ कि उसमें से सीएफसी कम रिलीज हो, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर कम रिलीज होगा तो ओजोन लेयर कम डैमेज होगा, जिसके वजह से नेचर को थोड़ा प्रोटेक्ट करने का स्कोप मिल जाएगा। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? अननेसेसरी जंगल को काट देना। ठीक है। इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गया है कि 30% इंडिया में 20th सेंचुरी से 30% फॉरेस्ट का काउंट कम हो गया है। बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी 19.4% खाली अपने पास बचा है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग इंडिया हैज रिकमेंडेड 33% फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन्स एंड 67 फॉर द हिल्स। अभी ये जो हमने इतना सारा फॉरेस्ट गवा दिया है, इस फॉरेस्ट को फिर से रीबिल्ड करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं। पहला मेथड है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, जिसको हम झूल कल्टीवेशन बोलते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एक एग्रीकल्चर होने के बाद वहां के ट्रीज और फॉरेस्ट को हम कट करके जला देते हैं ताकि वहां की जो ऐश है उस ऐश को हम फर्टिलाइजर के जैसे यूज कर सके। ओके, एंड आफ्टर कल्टीवेशन द एरिया इज लेफ्ट फॉर सेवरल ईयर्स सो एज टू अलाउ फॉर इट्स रिकवरी। और फिर उस लैंड को हम रिकवर होने के लिए थोड़े साल के लिए वैसे ही छोड़ देते, उसमें कोई नया एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा करेंगे तो कितने साल तक वो लैंड ऐसी पड़ी रहेगी, फिर इंसान खाएगा क्या अगर कुछ उगा नहीं पाएगा तो। मेजर इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या हो रहा है? झाड़ काट दिए तो CO2 हवा में भटक रहा है, CO2 ऐसे ही हवा में भटक रहा है तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो मेजर इफेक्ट इज इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग। रिफॉरेस्टेशन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल दिया गया है सालुमारा थिमक्का का। इन्होंने क्या किया है? एन इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका, इन्होंने, ये है सालुमारा थिमक्का, शी प्लांटेड 385 banyan trees along stretch of highway between हुलिकल एंड कुडूर, और इन्होंने 8000 से भी ज्यादा ट्रीज प्लांट किए हैं और इस चीज के लिए इनको 2019 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। देखो, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स किए, बैनियन ट्री वगैरह प्लांट किया, बहुत ज्यादा इन्होंने जो नेचर में से लॉस हो गया था उसको रिकवर करने की कोशिश की। उस चीज को अप्रिशिएट करने के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2019 में। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है मोइरंगथम लोहिया फ्रॉम मणिपुर। इन्होंने अपने जॉब वगैरह छोड़ के अपने लाइफ के 17 साल लगा दिए ताकि ये पुंशीलोक फॉरेस्ट जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था उसको फिर से हरा भरा बनाया। इन्होंने 250 से भी ज्यादा प्लांट की वेराइटीज और 25 वेराइटी के बैम्बू प्लांट किए हैं, और अब देखा जाए तो वहां पे बहुत सारे प्लांट्स हमको देखने को मिलते हैं, एंड द क्रेडिट ओनली गोज टू मोइरंगथम लोहिया। ठीक है।
अलग अलग केस स्टडी इधर पे बताया गया है। एक बिश्नोई औरत वुमेन अमृता देवी का केस स्टडी बताया गया है, जो आपने पढ़ा होगा, चिपकू मूवमेंट। इन्होंने क्या किया था, जब इनके यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स काटने आए थे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो ये और इनके समाज की और औरतों ने मिलके झाड़ के आसपास अपने हाथ बांध के एक सर्कल बना लिया था, और उन्होंने बोला था कि अगर तुमको ये पेड़ काटना है तो तुमको हमारी लाश से होके गुजरना पड़ेगा। तो उन जालिम लोगों ने पेड़ के साथ साथ इन लोगों को भी मार दिया, लेकिन उसके बाद जो लहर उठी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, आवाज उठाने का जो एक यूनिटी बनाया गया, उसके अगेंस्ट फिर बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह डिस्कवर हुआ, एस्टैब्लिश हुआ, और इनका सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं गया। तो इनका सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। मिशन हरित महाराष्ट्र, जो मैंने बोला ना कि अपनी गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसमें इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसमें 33% फॉरेस्ट हमको रिकवर करना है। और इसके लिए इन्होंने एक टोल फ्री नंबर बनाया है जिसका नाम है हेलो फॉरेस्ट, और उस नंबर का नाम है 1926। हेलो फॉरेस्ट एक ऐसा टोल फ्री नंबर है जो कहीं पर भी अगर आपको दिखाई दे कि लोग इलीगल तरीके से झाड़ वगैरह काट रहे हैं, तो आप इस टोल फ्री नंबर पे फोन करके इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट एक ऐप भी बनाया गया है, माई प्लांट्स। इससे आपको पता चलता है कौन से लोकेलिटी में कितने प्लांट्स लगाए गए हैं और एक्चुअली वहां पे कितने प्लांट्स हैं, तो आप ये वेरीफाई भी कर सकते हो। हमारी गवर्नमेंट का टारगेट था 2016 तक इतने सैपलिंग्स, 2017 तक इतने, 2018 तक इतने। ये पूरा नहीं हुआ है क्योंकि एक गवर्नमेंट अकेले से कुछ नहीं हो सकता, आपको और हमको भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसीलिए ना बीच में ये बहुत ट्रेंड चालू हुआ था, जब भी किसी बच्चे का बर्थडे होता था तो उसको बोला जाता था कि आप अपने हर बर्थडे पे एक प्लांट लगाओ, ताकि आगे जाके आपके ऑक्सीजन का सोर्स फिक्स हो जाए। लोगों ने कुछ साल तक वो फॉलो किया, पर अब वापस से वो चीज लोग भूल चुके हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने मियावाकी मेथड यूज किया है प्लांटेशन के लिए, ताकि कम रिसोर्सेज में, कम सनलाइट अवेलेबिलिटी में भी आपके प्लांटेशन को कोई हानि ना पहुंचे और वो अच्छे तरीके से ग्रो हो सके, ठीक है। ओके, सो आपने अगर अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप इंस्टॉल कर लो, फ्री मटेरियल का फायदा उठाओ। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेक श्योर इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, क्योंकि आपके लिए बहुत सारा सीईटी का कंटेंट आने वाला है। And if you like this video, then click on the like button. Thank you for watching this video. Bye bye everybody. All the best for your upcoming exams. See you soon. Bye bye. Take care.